सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आगामी दिनों में अपने पेपर होने वाले हैं। इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। ये संभावित क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको प्रश्न अपने परीक्षा पत्र में देखने को मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो शुरू करने से पहले अपन एक बार इसके सिलेबस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है 3 भागों में बटेगा। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 में मनु, कौटिल्य और शुक्र ये 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि। यूनिट नंबर 2 में राजा राम मोहन रॉय से लेकर अरविंदो घोष तक अपन करेंगे। और यूनिट 3 के अंदर M.K. गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय, जयशंकर प्रसाद, दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया ये अपने कवि हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको पूरा का पूरा। ये अपना सिलेबस है, इसी के अंदर से अपना पेपर आएगा। ठीक है, तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। इन तीनों में से पार्ट ए में प्लस पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। मतलब एक तरीके से मनु में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, कौटिल्य में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, शुक्र में से कौन कौन से आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हर एक पर यूनिट नंबर 1 को भी कंप्लीट करेंगे आज, यूनिट नंबर 2 को भी और यूनिट नंबर 3 को भी। आज की वीडियो अगर किसी ने पूरा देख लिया तो पास वो हो जाएगा। ठीक है, और हर एक में से 10 क्वेश्चन अपन लगाएंगे। हर एक कवि के या हर एक जो थिंकर है उसके 10-10 क्वेश्चन लगाएंगे। इस हिसाब से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 गुणा 10 कितने हो जाते हैं? 140। 140 प्रश्न अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। यूनिट 1, 2, 3 इन तीनों को अपन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं अपन यूनिट नंबर 1 मनु से। चलिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। सबसे पहले यहाँ इंग्लिश मीडियम है और यहाँ हिंदी मीडियम। तो विच 2 प्रिंसिपल्स वर प्रोपाउंडेड बाय मनु इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब मनु ने परराष्ट्र नीति के निर्धारण में कौन से 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो वो 2 सिद्धांत थे, मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति। मंडल प्रिंसिपल एंड षड्गुण्य पॉलिसी। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोजेनिटर ऑफ थियोलॉजी। मतलब धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर, वात्सायन हैज कंसिडर्ड मनु एज द ओरिजिनल पायोनियर ऑफ थियोलॉजी इन हिज बुक काम सूत्रा। वात्सायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। थर्ड है, विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मनु, और एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट प्रोपाउंडेड इन द मनु स्मृति।
अर्थात मनु ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है, अथवा मनु स्मृति में प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समझाइए। मनु हैज propounded the divine theory of the origin of the state. According to him, God created the state to end the state of मत्स्य justice. अर्थात मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने राज्य की रचना की है। ठीक है, ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ मनुज षाटगुण्य पॉलिसी। मनु की षाटगुण्य नीति के किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। मनु हैज डिस्कस्ड 6 एलिमेंट्स इन षाटगुण्य पॉलिसी। दीज एलिमेंट्स आर संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधिभाव एंड संशय। मनु ने षाटगुण्य नीति में 6 तत्वों का विवेचन किया है: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधिभाव एवं संश्रय। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मनुज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन। मनु की धर्म अवधारणा क्या है? Give the given meaning of dharma as described by Manu. Religion described by Manu refers to all those qualities, elements, rules and systems which should be held by human being. अर्थात मनु द्वारा वर्णित धर्म का अर्थ बताइए। तो ये भी हो सकता है, मनु द्वारा वर्णित धर्म से आशय उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों तथा व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, रिलीजियस डिस्क्राइब्ड बाय मनु, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट है, मनु रेफर्स टू ऑल दोज क्वालिटीज, एलिमेंट्स, रूल्स एंड सिस्टम विच शुड बी हेल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है, मेंशन 4 सोर्सेस ऑफ धर्मा डिस्क्राइब बाय मनु, और मेंशन 2 सोर्सेस ऑफ धर्मा मेंशन बाय मनु। और इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आर द मेन सोर्सेस ऑफ रिलीजियस एंड लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय मनु एंड विच आर दे। अकॉर्डिंग टू मनु, द 4 सोर्सेस ऑफ धर्मा और लॉ आर वेदोक्त धर्म, समता धर्म, वर्च्यू एंड सेल्फ सेटिस्फिकेशन। मतलब मनु द्वारा वर्णित धर्म के 4 स्रोत बतलाइए, अथवा मनु द्वारा वर्णित धर्म के 2 स्रोत बताइए, या फिर मनु द्वारा मान्य धर्म यानी कानून के प्रमुख स्रोत कितने हैं और कौन कौन से हैं। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। उत्तर हो जाएगा इसका, मनु के अनुसार धर्म या विधि के 4 स्रोत हैं। मनु के अनुसार धर्म या विधि के 4 स्रोत हैं। पहला वेदोक्त धर्म, दूसरा स्मार्त धर्म, तीसरा सदाचार और चौथा आत्म तुष्टि। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज मीन बाय ड्यूअलिज्म अकॉर्डिंग टू मनु। डुप्लिसिटी मीन्स adopting 2 types of policies at the same time. Manu has mentioned duplicity only in the context of the army to keep some part of the army under the commander for protection from the enemy and keep the remaining part of the army in the fort with the king. Okay, mention any, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हिंदी में हो जाएगा कि द्विधि भाव से क्या तात्पर्य है मनु का। तो द्विधि भाव से तात्पर्य है एक समय में ही 2 प्रकार की नीतियों को अपनाना। मनु ने केवल सेना के संदर्भ में ही द्विधि भाव का उल्लेख किया है। सेना के कुछ भाग को शत्रु से रक्षा हेतु
सेनापति के अधीन करना तथा सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना मनुस्मृति में प्रतिपादित राज्य के किन्हीं 4 कार्यों, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो रखा है, ये प्रश्न है, ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ तक ही है। नेक्स्ट है मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट ऑफ मनु। सप्तांग थ्योरी का बताना है। तो अकॉर्डिंग टू मनु देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ द स्टेट। दीज आर स्वामी यानी किंग, मिनिस्टर, पुर यानी फोर्ट्रेस, राष्ट्र, कोश, दंड एंड फ्रेंड यानी मित्र, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोश, दंड और मित्र, ये सारे है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आश्रम्स हैव बीन मेंशन इन मनुस्मृति। तो देर आर 4 आश्रम्स मेंशन इन मनुस्मृति। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मनु का। मनु की दंड नीति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द पेनल पॉलिसी ऑफ मनु। अकॉर्डिंग टू मनु द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट पॉलिसी इज टू फोर्सफुली सप्रेस द एनिमी किंग एंड एक्सेप्ट हिज कंडीशन फ्रॉम हिम। मनु के अनुसार दंड नीति का अर्थ है शत्रु राजा का बलपूर्वक दमन करना और उससे अपनी शर्तों को स्वीकार करना होता है। अब देखें यहाँ पर अपना मनु कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मनु के जितने भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगी 50 रुपीज़ में, जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा इस नंबर पर। ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। आप लिखेंगे कि सर मुझे ये PDF चाहिए, कैसे अवेलेबल होगी, तो वहाँ मैं आपको UPI भेजूँगा, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स ने भी ख़रीदी है इस PDF को, आप भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बार बार आप वीडियो को तो चलाएंगे नहीं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास पर्याप्त टाइम होता है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 50 रुपीज़ की ये PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको। व्हाट्सएप पे आपको एक बार मुझे कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट है अपना कौटिल्य, यूनिट नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 कौटिल्य, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज अ ग्रेट वर्क ऑफ पॉलिटिक्स एंड शामन काल। फ्रॉम कौटिल्यस अर्थशास्त्र प्रॉपर नॉलेज ऑफ वेरियस मास्टर्स ऑफ एशियंस राष्ट्र्स एंड देयर आइडियाज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि को, उस एरर को हम यहाँ हिंदी में ठीक कर लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए अर्थशास्त्र को समझाइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शामन कला की एक महान रचना है। किसकी? शामन कला की, ये, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राचीन राजशास्त्र के विभिन्न आचार्यों एवं उनके विचारों का समुचित ज्ञान प्राप्त होता था। देयर आइडियाज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। मास्टर्स यानी आचार्यास। सेकेंड है हाउ हैज कौटिल्य डिफाइंड अर्थ एंड इकोनॉमिक्स। कौटिल्य ने अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार की? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य बोथ द लाइवलीहुड ऑफ अ मैन एंड द लैंड ऑन विच ही लिव्स आर द सेम। देयरफॉर दैट स्क्रिप्चर is Arthashastra in which the benefits of the land with humans and the measures to follow it are described। मतलब कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वह रहते हैं वह दोनों अर्थ ही हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? अर्थ ही हैं। अर्थ यानी कि क्या होता है?
ये वाला जो अर्थ है वही है, क्योंकि कौटिल्य द्वारा अर्थ और इकोनॉमिक्स को समझाना है ना, तो अर्थ क्या है, लोग, और लोग जिस भूमि पर रह रहे हैं वो, ये दोनों के दोनों क्या है, अर्थ है। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, बड़े ही सिंपल टर्म में आपको समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेम द 4 यूनिट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कौटिल्यास मंडल सिद्धांत। तो विजिगीषु, माध्यम, अरि एंड उदासीन। ठीक है, विजिगीषु, मध्यम, अरि और उदासीन, मतलब कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की 4 इकाइयों के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, तो बस पता लगा, हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, along with the establishment of security, peace and order, justice in the state, economic development and moral upliftment of the citizens are the main objectives of the state. कौटिल्य के अनुसार राज्य में सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय की स्थापना के साथ साथ नागरिकों का आर्थिक विकास तथा नैतिक उत्थान राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कौटिल्यास दंडा। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द पनिशमेंट सिस्टम is the protector of religion and motivates a person to follow his religion. The purpose of the penal system is not to establish fear in the society, but to protect the innocent from the guilty. Hence, the punishment should be commensurate with the crime. Punishment should be given after proper knowledge of caste, sex, and condition and the circumstances of the crime. मतलब कौटिल्य के अनुसार दंड व्यवस्था धर्म की रक्षक होती है और व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य समाज में भय की स्थापना नहीं है, अपितु अपराधी से निर्दोष की रक्षा करना है। अतः दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए। दंड वर्ण, लिंग तथा अवस्था एवं अपराध की परिस्थितियों का समुचित ज्ञान करके दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कलेक्टर मेंशन बाय कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा वर्णित समाहर्ता को स्पष्ट कीजिए। कलेक्टर वर्ड यहाँ आ गया है वैसे, बट यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो समाहर्ता ही आएगा। क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द समाहर्ता मेंशन बाय कौटिल्य, क्योंकि ये एक प्योर टर्म है। ठीक है, दिस इज नॉट अ मीनिंग, है ना, ये वर्ड नहीं है, ये एक प्योर टर्म है, टर्म जो यूज़ करी है अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो समाहर्ता वॉज वन ऑफ द अमात्यास ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएटेड बाय कौटिल्य। द मेन वर्क ऑफ द कलेक्टर या समाहर्ता वॉज टू collect state taxes, keep account of income and expenditures of the state, make budget, etc. समाहर्ता कौटिल्य द्वारा बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था के अमात्यों में से एक था। समाहर्ता का प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना, राज्य के आय व्यय का हिसाब किताब रखना, बजट बनाना आदि था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन संधि इन द थॉट ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के विचारों में संधि बताइए। अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास ओपिनियन, द एम ऑफ एनी किंग्स ट्रीटी पॉलिसी इज टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ हिज एनिमी स्टेट एंड मेक हिमसेल्फ पावरफुल। ओके, कौटिल्य के मतानुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को शक्तिशाली बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टेट डिस्कस्ड बाय कौटिल्य। आंसर, मतलब इसका पहले मतलब समझ लीजिए
कौटिल्य द्वारा चर्चित राज्य के किन्हीं 4 कार्यों की चर्चा कीजिए। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट आर। पहला, प्रजा रक्षक वर्क मीन्स protecting the people from natural calamities, various types of crimes and violence. First. Second, protecting his life and property. Third, protecting him from external attacks. And fourth, public welfare work means for the welfare of the public perform various tasks. मतलब पहला कार्य है प्रजा रक्षक कार्य, अर्थात प्रजा को प्राकृतिक आपदाओं, विभिन्न प्रकार के अपराधों और हिंसा से बचाना। दूसरा, उसके जीवन व संपत्ति की रक्षा करना। तीसरा, उसकी बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना। चौथा, जन कल्याण कार्य अर्थात जनता के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यों को करना। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इंडिकेट द कैटेगरीज ऑफ मैसेंजर्स डिस्क्राइब्स बाय कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा वर्णित दूतों की श्रेणियां इंगित कीजिए। आंसर हो जाएगा, कौटिल्य हैज गिवन 3 कैटेगरीज ऑफ मैसेंजर। श्रेष्ठार्थ ढंग से बोलेंगे इसको उच्चारण, नहीं तो लिखने में भी दिक्कत आएगी। श्रेष्ठार्थ तो श्रेष्ठार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। इंग्लिश मीडियम वाले को भी यही याद करना है, श्रेष्ठार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कौटिल्य का। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अवयवों को इंगित कीजिए। पॉइंट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत। देयर आर 7 नेचर्स ऑफ कौटिल्या's किंगडम। फर्स्ट स्वामी, सेकंड अमात्य, तीसरा जनपद, फोर्थ दुर्ग, फिफ्थ कोश, सिक्स्थ दंड और 7th मित्र। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना यूनिट नंबर 1 के पॉइंट नंबर 2 कौटिल्य ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, पहले लाइक करके आइए, सब्सक्राइब कर आइए चैनल को, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब है शुक्र। तो यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है ये। पहला क्वेश्चन है, युद्ध के संबंध में शुक्र का क्या मत था? व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ शुक्र रिगार्डिंग वॉर? शुक्र नीति के अनुसार परस्पर शत्रु भाव रखते हुए 2 व्यक्तियों का अस्त्र शस्त्र आदि द्वारा जो व्यवहार होता है उसे युद्ध कहते हैं। शुक्र का मत है कि युद्ध को प्रथम विकल्प के रूप में नहीं वरन अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए एवं युद्ध का अवसर उपस्थित हो जाने पर युद्ध से पलायन न करना क्षत्रिय धर्म है। अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति, द बिहेवियर ऑफ 2 people with mutual enmity by weapons is called war. Shukra is one of the opinion that war should not be adopted as the first opinion but as the last opinion, and it is the Kshatriya religion not to run away from the war when the opportunity of war is present. Okay. सेकंड है, शुक्र द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। नेम द बुक रिटन बाय शुक्र। शुक्र के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम शुक्र नीति सार है। द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय शुक्र इज शुक्र नीति सार। थर्ड क्वेश्चन है, शुक्र की मंत्रिपरिषद की 4 विशेषताएं बताइए। मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ वेनस या शुक्र। यहाँ पर वेनस, यहाँ पर ट्रांसलेशन गलत हो गया है, वेनस नहीं है ये तो वो प्लैनेट का नाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जहाँ पर भी ट्रांसलेशन गलत हुआ हो वहाँ आप क्या लिखेंगे, शुक्र ही जानेंगे वेनस की जगह। ठीक है,
सभी मंत्री समान पदी नहीं हैं, उनमें वरीयता क्रम है। ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, दे हैव ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। दूसरा, मंत्रिपरिषद विभागीय पद्धति के आधार पर कार्य करती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सिस्टम। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली लिखित है। द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिटन। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, जनरल एंड स्पेसिफिक, have been prescribed for the appointment of ministers. नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, फिर मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य के कोई दो प्रमुख या मुख्य कार्य बताइए, अथवा शुक्र नीति में वर्णित राज्य के दो कार्यों को इंगित कीजिए। स्टेट एनी टू मेजर main function of the state represented by Shukra, or point out two functions of the state mentioned in शुक्र नीति। उत्तर हो जाएगा इसका पहला, शुक्र नीति के अनुसार राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करना है। दूसरा, राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियन। सेकेंड, रिजेक्टिंग द नोशन ऑफ लिमिटेड स्कोप ऑफ द स्टेट, शुक्र हैज रेंडर्ड द वेलफेयर फॉर्म ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, शुक्र के अनुसार राजा को न्यायिक निर्णय किस प्रकार करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू शुक्र, हाउ शुड द किंग मेक जुडिशियल डिसीजन। उत्तर है इसका, शुक्र के अनुसार राजा को न्यायिक निर्णय सभासदों की परामर्श एवं शास्त्रों के प्रावधानों के अनुसार करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू शुक्र, द किंग शुड मेक जुडिशियल डिसीजंस according to the advice of the counselors and the provisions of the scriptures. नेक्स्ट है, शुक्र द्वारा दिए गए करों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द टाइप ऑफ टैक्सेस गिवन बाय शुक्र। भूमि कर, शुल्क या चुंगी, आकर कर, भाटक कर, आपातकालीन कर, पशु कर, ब्याज कर, यात्री कर, दस्तकारों व कलाकारों पर कर आदि, ये सारे के सारे कर हैं या टैक्सेस हैं। इंग्लिश में लैंड टैक्स, ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय, इनकम टैक्स, रेंट टैक्स, इमरजेंसी टैक्स, एनिमल टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, पैसेंजर टैक्स, टैक्स ऑन आर्टिशियंस एंड आर्टिस्ट एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, आगे है, शुक्र द्वारा निर्धारित सचिव के कार्य बतलाइए। स्टेट द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी डिटरमाइंड शुक्र। शुक्र द्वारा बताए गए सचिव के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लाइन काट दीजिएगा। सेना से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल, अस्त्र और शास्त्रधारियों के लिए आवश्यक सामग्री आदि से संबंधित आवश्यक कार्यों को करना, ठीक है, ये सचिव का कार्य होता था। मेंशन द फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी एज टोल्ड बाय शुक्र। वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू मिलिट्री लाइक एलिफेंट्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड पेडिस्ट्रेन्स, weapons and necessary materials for weapon holders etc. to do the necessary work of secretary. नेक्स्ट है, शुक्र नीति में वेतन के निर्धारण के तीन आधार क्या हैं। What are the three bases of fixation of salary in the शुक्र नीति। शुक्र नीति में वेतन के निर्धारण के तीन आधार हैं, कार्यमाना वेतन, कालमाना वेतन और कार्यकालमान वेतन। अर्थात वेतन का निर्धारण कार्य की गुरुता, गति तथा मात्रा के आधार पर किया जाना चाहिए। There are three bases of the determination of salary in शुक्र पॉलिसी।
time scale salary and work time salary. That is, the salary should be determined on the basis of gravity, speed and quantity of work, है ना. यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगा, गुरुता लिख रखा है ना यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ थोड़ा गलत कर दिया. गुरुता का मतलब होता है कितनी अच्छी तरीके से वो मास्टर है उस चीज़ के अंदर, उसके आधार पर भी, है ना. मतलब जैसे कि लेवल होते हैं ना, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल, एक बीच वाला और एक बहुत बड़ा लेवल होता है. तो पैसे किस लेवल पे, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर. थर्ड ग्रेड टीचर जो होता है उसको 20,000 30,000 रुपये मिलते हैं. सेकंड ग्रेड टीचर को 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं. फर्स्ट ग्रेड टीचर को 80-90 हज़ार रुपये मिलते हैं. तो इस तरीके से लेवल बटे हुए होते हैं. तो गुरुता यानी मास्टर कि कितना वो बड़ा कार्य कर रहा है, उस आधार पर उसको पेमेंट दी जाती थी. ठीक है. नेक्स्ट है शुक्र द्वारा वर्णित अपराधों की 4 श्रेणियों को बताइए. तो शुक्र यहाँ लिख रखा है, मेंशन द 4 कैटेगरी ऑफ क्राइम डिस्क्राइब्ड बाय शुक्र. तो यहाँ पर कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक, ये 4 प्रकार की कैटेगरी हैं अपराध की. ऑफेंसेस रिलेटेड टू, यहाँ पर देखिए मेंशन द टाइप्स ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू शुक्र आर 4 कैटेगरीज थे ना. ठीक है. पहला है कायिक, सेकंड वाचिक, मानसिक और सांसारिक. ठीक है. कायिक क्या होता है, शारीरिक आघात से संबंधित अपराध. वाचिक, वाणी से किया गया अपराध, अपशब्द आदि बोलना. मानसिक, अपराध करने की इच्छा थी, अपराध भले ही ना किया हो. सांसारिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया लेकिन आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता पहुंचाई. यानी ऑफेंसिव रिलेटिंग टू बॉडीली इंजरी. वर्बल, crime committed by speech, speaking abusive words, etc. Mental, there was a desire to commit the crime even if the crime was not committed. Contributory, such person who have not committed the crime themselves but directly or indirectly helped in the criminal act. Okay, चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का. शुक्र नीति में राज्य का प्रमुख दायित्व क्या माना गया है. तो शुक्र नीति में न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना है. किसको, न्याय को. What has been considered as the main responsibility of the state in Shukra Niti, Shukra policy. Justice has been considered the main responsibility of the state in the Shukra policy. Justice है, ये है मेन पॉलिसी. ये क्या है, मेन पॉलिसी, मेन ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर मेंशन है, शुक्र पॉलिसी में. तो यहाँ पर अपनी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है. यूनिट नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. अब यूनिट नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं. इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है, तो कमेंट भी जाके करिए. बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट भी करते हैं तब भी. चलिए अब यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1, राजा राम मोहन राय. पहला क्वेश्चन है, समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताइए. मेंशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म. समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सन 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कराने में मिली सफलता थी. द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज अ सक्सेस इन डिक्लेयरिंग सती सिस्टम इलीगल इन द ईयर 1829. राजा राम मोहन राय के किन्हीं 2 आर्थिक विचारों को बतलाइए. मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय. पहला, संपत्ति के अधिकार का समर्थन. दूसरा, स्वतंत्र व्यापार का समर्थन, सपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड सपोर्ट ऑफ फ्री ट्रेड. थर्ड है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने व कब की थी. ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में मुंबई में की थी. हु एंड व्हेन फाउंडेड द ब्रह्मो समाज. ब्रह्म समाज was founded by Raja Ram Mohan Roy in
1828 AD इन मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए जूरी प्रथा का समर्थन किसने किया? हु सपोर्टेड द जूरी सिस्टम फॉर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए जूरी प्रथा का समर्थन राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किसने किया था? सपोर्ट किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा के पक्षपाती क्यों थे? वाई वॉज राजा राम मोहन रॉय इन फेवर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? राजा राम मोहन राय मानते थे कि अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम की वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को अपनाने से भारतीयों की शताब्दियों की उदासीनता को तोड़ा जा सकता है, इसलिए वे अंग्रेजी भाषा के पक्षपाती थे। Raja Ram Mohan Roy believed that the apathy of the centuries of Indians can be broken by adopting the scientific education system of the West through English. That's why he was biased towards the English language. ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सी घटना थी जिसने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का कट्टर विरोधी बना दिया? What was the incident that made Raja Ram Mohan Roy a staunch opponent of सती प्रथा? सन 1911 में जब उन्होंने अपनी भाभी को अपने भाई की चिता पर जिंदा जलते हुए देखा तो इस घटना ने उन्हें सती प्रथा का कट्टर विरोधी बना दिया। In 1911, when he saw his sister-in-law being burnt alive on his brother's funeral pyre, this incident made him a staunch opponent of सती प्रथा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा वर्णित किन्हीं दो मुख्य राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू मेन पॉलिटिकल आइडियाज एक्सपाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। पहला, व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। दूसरा, निरंकुश शासन का विरोध तथा लोकतांत्रिक व संवैधानिक शासन का समर्थन। पहला, रेंडरिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल फ्रीडम। सेकंड, अपोजिशन टू ऑटोक्रेटिक रूल एंड सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचारों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द व्यूज ऑफ राजा राम मोहन रॉय ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उत्तर हो जाएगा इसका, राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक तरफ से तो शासन द्वारा प्रेस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के विरुद्ध थे, तो दूसरी तरफ वे प्रेस से निष्पक्ष मार्गदर्शन की बात करते थे। उनकी प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी निहित है। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। अंडर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, Raja Ram Mohan Roy was against the restrictions imposed by the government on the press. On the one hand, and on the other hand, he used to talk about fair guidance to the press. Freedom of thought and expression is also included under his freedom of the press. Ram Mohan Roy was a strong supporter of the freedom of the press. 9th क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के संबंध में राजा राम मोहन रॉय द्वारा सुझाए गए किन्हीं 4 सुधारों का उल्लेख कीजिए। पहला, सती प्रथा का विरोध। दूसरा, बहुविवाह प्रथा का विरोध। संकीर्ण जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं का विरोध। चौथा, नारी के अधिकारों पर जोर तथा स्त्री शिक्षा पर जोर। मेंशन एनी 4 रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। फर्स्ट, opposition of sati practice, opposition to polygamy. Third, opposition to narrow caste communal feeling. 4, emphasize on women's rights that emphasize on women's education. लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 के फर्स्ट टॉपिक का, सती प्रथा क्या है? व्हाट इज सती प्रथा? प्राचीन समय में पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को पति की चिता पर बैठाकर आग की लपटों में जीवित जलाए जाने की प्रथा
सती प्रथा कहलाती थी। इन एंशिएंट टाइम्स आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग हिज विडोड वाइफ अलाइव इन द फ्लेम्स ऑफ फायर by sitting on her husband's funeral pyre was called सती प्रथा। यहाँ हमारे यूनिट 2 का टॉपिक नंबर फर्स्ट वो कंप्लीट हो चुका है, राजा राम मोहन रॉय। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन या शुद्धि अभियान का सूत्रपात किसने किया? हु इनिशिएटेड द शुद्धि आंदोलन? आंदोलन नहीं होता ये, आंदोलन और शुद्धि अभियान। तो शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा। ठीक है, शुद्धि अभियान ये आंदोलन क्या है? व्हाट इज शुद्धि अभियान या मूवमेंट? स्वामी दयानंद ने यह घोषणा की कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है, यदि वे चाहें तो पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर सकते हैं। उनका यह कार्य शुद्धि अभियान या आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद announced that those Hindus who have renounced Hinduism and embraced other religions can accept Hinduism again if they wish. This work of his is known as शुद्धि अभियान। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती के 3 मुख्य धार्मिक विचारों को लिखिए, अथवा दयानंद सरस्वती के 2 प्रमुख धार्मिक विचार लिखिए। अब राइट 3 मेन रिलीजियन आइडियाज ऑफ दयानंद सरस्वती जी। फर्स्ट, मूर्ति पूजा का खंडन, एकेश्वरवाद तथा ईश्वर के निराकार स्वरूप में विश्वास, वेदों की ओर लौट चलो का नारा। फर्स्ट, डिनायल ऑफ आइडियल वर्शिप। सेकंड, मोनोथिज्म एंड बिलीव्स इन द फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड। थर्ड, स्लोगन ऑफ गो बैक टू द वेदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो आह्वान को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉल टू रिटर्न टू द वेदास। दयानंद सरस्वती जी की वेदों में एकनिष्ठ आस्था थी। उनका मानना था कि भारतीय धर्म इतना उच्च, आदर्श, पवित्र और शुद्ध है कि भारत में और किसी धर्म के लिए स्थान हो ही नहीं सकता। इसी कारण उन्होंने वेदों की ओर लौट चलने का आह्वान किया। दयानंद सरस्वती हैड undivided faith in the Vedas. He believed that Indian religion is so high, ideal, holy and pure that there can be no place for any other religions in India. That is why he called for a return to the Vedas. नेक्स्ट है, वेदों पर दयानंद सरस्वती जी के विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द व्यूज ऑफ दयानंद सरस्वती जी ऑन वेदास। दयानंद सरस्वती जी के अनुसार वेद अपरुष्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, समस्त विद्याओं का सागर हैं, स्वयं में प्रमाण हैं और सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करते हैं। अतः उन्होंने वेद को मनुष्य मात्र द्वारा अनुकरणीय एवं पालनीय माना है। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती जी, वेदास आर अपरुष्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ocean of all knowledge, proof in themselves and reveal universal religion. So they have considered Vedas to be followed by human beings only. नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की देन बताइए। स्वामी मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सामाजिक तथा धार्मिक पुनर्जागरण के आधार पर भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आधार भूमि तैयार की। उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया, स्वराज्य सिद्धांत प्रतिपादन कर भावी स्वतंत्रता की नींव तैयार की तथा भारत की जनता को निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। दयानंद सरस्वती द्वारा मूर्ति पूजा के विरुद्ध दिए गए किन्हीं 2 तर्कों का उल्लेख। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
इंग्लिश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी prepared the base for the national movement by freeing Indians from mental slavery on the basis of social and religious renunciation. He emphasized on national integration by propounding the principle of self-rule, prepared the foundation of future independence, and taught the lesson of fearlessness to the people of India. Mention in it. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्या तर्क दिए? कोई दो तर्क बताइए। वॉट आर्ग्यूमेंट डिड स्वामी दयानंद सरस्वती गिव अगेंस्ट आइडल वर्शिप? पहला, जो मूर्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह आपकी रक्षा कैसे करेगी? और दूसरा, मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। फर्स्ट, हाउ कैन एन आइडल विच कैन नॉट प्रोटेक्ट इट सेल्फ प्रोटेक्ट यू? सेकेंड, आइडल वर्शिप इज नॉट अकॉर्डिंग टू वेदास, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की 3 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 3 मेजर कंपोजिशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग प्रकाश, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल इसको कॉपी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 के सेकंड टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। सत्यार्थ प्रकाश क्या है, अथवा दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में कितने भाग हैं? वर्ड इज सत्यार्थ प्रकाश और हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सत्यार्थ प्रकाश कंपोज्ड बाय दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश 14 भागों में विभक्त एक विशद ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 गोपाल कृष्ण गोखले। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप करते रहिएगा। गोखले की शिक्षा योजना के 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। मेंशन 2 एलिमेंट्स ऑफ गोखलेस स्कीम्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। सेकंड, कृषि एवं उद्योग दोनों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हो। टू अरेंज कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन। सेकंड, there should be a system of technical education in both agriculture and industry. सेकेंड है, प्राथमिक शिक्षा के विषय में गोखले के क्या विचार थे? What were Gokhale's views on primary education? प्राथमिक शिक्षा के विषय में गोखले का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा कानून द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। Regarding primary education, Gokhale said that primary education should be made free and compulsory by law. थर्ड है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी और कब की थी? When did Gopal Krishna Gokhale establish which organization and when? गोखले ने भारत सेवक समाज संस्था की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को की थी। गोखले फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन भारत सेवक समाज ऑन जून 12, 905 AD। अब भारत सेवक समाज को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यहाँ लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। गोखले द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय गोखले। तो अभी हमने देखा था भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। साधनों के प्रति गोखले के दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन गोखलेस अप्रोच टू रिसोर्सेज। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों जैसे आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श, रचनात्मक आलोचना आदि अहिंसक साधनों के माध्यम से शासकों की सद्विवेक को जागृत कर धीरे धीरे बढ़ते हुए स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। टू अचीव political goals, the goal of increasing self-government can be achieved gradually by awakening the conscience of the rulers through non-violent means such as requests, petitions, delegations, discussion, constructive criticism, etc. नेक्स्ट है, गोखले के प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे?
What were the main economic ideas of गोखले? फर्स्ट, भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह, जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह, मुक्त व्यापार की नीति का विरोध, सहकारी साख समितियों की स्थापना पर बल। फर्स्ट, urge for reduction in India's military expenditure, urge to reduce the burden of taxes on the public, opposition to the policy of free trade, and emphasizes on establishment of cooperative credit societies। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी मिटाने हेतु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिए गए किन्हीं 2 सुझावों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 सजेशंस गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले टू eradicate पॉवर्टी इन इंडिया। सहकारी साख समितियों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था से गरीबी दूर की जा सकती है। दूसरा, सरकार द्वारा औद्योगिकरण हेतु भारतीय पूंजी, कौशल व तकनीक के विकास को प्रोत्साहन देकर जनता की निर्धनता, बेरोजगारी व कृषि पर पूर्ण निर्भरता आदि समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। Poverty can be removed by the institutional arrangement of providing financial facilities to the villagers and farmers through the establishment of cooperative credit societies. Second, by encouraging the development of Indian capital, skill and technology for industrialization by the government, people can get rid of the problem of poverty, unemployment and complete dependence on agriculture। गोखले ने किन 2 आयोगों के समक्ष साक्ष्य दिया? बिफोर विच 2 कमीशन डिड गोखले टेस्टिफाई? वेलवी आयोग तथा हॉब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष। बिफोर वेलवी कमीशन एंड हॉब हाउस डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन। ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण क्या था? वॉट वॉज द गोखलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका अडिग विश्वास था। ब्रिटिश शासन की लोकतंत्री संस्थाओं तथा शिक्षण पद्धति से वे बहुत प्रभावित थे। वे भारत की प्रगति के लिए ब्रिटिश शासन को अपरिहार्य मानते थे। उनकी ब्रिटिश शासन में गहरी आस्था थी। He had firm faith in the justice of the British rule. He was greatly influenced by the democratic institutions and education system of the British rule. He considered British rule indispensable for India's progress. He had deep faith in the British rule। लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 के टॉपिक 3, गोपाल कृष्ण गोखले। पुण्य आत्मा गोखले किसने कहा है? महात्मा गांधी। हु हैज़ कॉल्ड गोखले द वर्चुअस सोल? महात्मा गांधी। अब यूनिट नंबर 2 टॉपिक नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने स्वराज्य के कौन से 2 प्रकार बताए? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ स्वराज्य मेंशन बाय तिलक? तिलक के अनुसार स्वराज्य के 2 प्रकार हैं। पहला आध्यात्मिक स्वराज्य और दूसरा राजनीतिक स्वराज्य। फर्स्ट स्पिरिचुअल स्वराज एंड सेकंड पॉलिटिकल स्वराज। तिलक द्वारा दिया गया नारा लिखिए। राइट द स्लोगन गिवन बाय तिलक। फर्स्ट मतलब तिलक द्वारा दिया गया प्रमुख नारा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा योजना से संबंधित 3 विचार बतलाइए। स्टेट 3 आइडियाज रिलेटेड टू तिलक्स नेशनल एजुकेशन प्लान। फर्स्ट, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। दूसरा, एक राष्ट्रभाषा तथा लिपि की एकरूपता को निश्चित किया जाए। तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए।
Education should be imparted through mother tongue. Uniformity of one national language and script should be ensured. Emphasis should be given on technical education. आगे बढ़ते हैं। तिलक समाज सुधारों के क्यों विरोध थे? वाई वॉज तिलक अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स? तिलक समाज सुधारों के नहीं बल्कि समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन के मूल्यों को भारतीय जीवन में स्थापित किए जाने के विरोधी थे। तिलक वॉज नॉट अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स but against British interference in the efforts of social reforms, and in the name of social reforms, the values of Western life were established in Indian life instead of Indian values. नेक्स्ट है, तिलक के अनुसार स्वराज्य को परिभाषित। तिलक के मत में स्वराज्य क्या है? स्वराज्य डिफाइंड अकॉर्डिंग टू तिलक। व्हाट इज स्वराज्य अकॉर्डिंग टू तिलक? विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को तिलक स्वराज्य का पहला सोपान मानते थे। उनके स्वराज्य का मर्म राज्य की शक्ति पर जागरूक लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण में निहित है। तिलक ने 31 मई 1916 को अहमदनगर में अपने भाषण के दौरान कहा कि स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। तिलक considered freedom from foreign domination as the first step of Swarajya. The essence of his Swaraj lies in the effective control of the power of the state by conscious public power. Tilak said during his speech in Ahmednagar on May 13, 1916 that Swaraj means only that the conduct of and management of the internal affairs of India should be in the hand of the Indians. We believe in maintaining the King Emperor of Britain. नेक्स्ट है, तिलक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख योगदान क्या था? What was the major contribution of Tilak in the Indian national movement? तिलक का भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने और देश की मुक्ति में बड़ा भारी योगदान है। वह राज्य के प्रणेता, आंदोलनों की राजनीति के जनक तथा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे। तिलक हैज़ a huge contribution in awakening political consciousness in India and in the liberation of the country. He was the pioneer of Swarajya, the father of the politics of movement and the father of Indian nationalism. नेक्स्ट है, तिलक द्वारा स्थापित दो संस्थाओं के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ टू इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय तिलक। पहला डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सेकंड इंडियन होम रूल लीग। नेक्स्ट है, तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के 4 साधन बताइए अथवा तिलक के विरोध के 2 साधन लिखिए। स्वदेशी, बहिष्कार, पंचायती अदालतें तथा राष्ट्रीय शिक्षा। मेंशन 4 मीन्स ऑफ अटेंडिंग स्वराज बाय तिलक। फर्स्ट स्वदेशी, सेकंड बॉयकॉट, थर्ड पंचायती अदालत एंड चौथा नेशनल एजुकेशन। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? यह निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? व्हाट इज द पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ तिलक? व्हाट इज पैसिव रेजिस्टेंस? तिलक के निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, पंचायती अदालतें, शराब और विदेशी माल की दुकानों पर अहिंसक तथा ऐच्छिक धरने से युक्त जन आंदोलन। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद कर देना। वस्तुतः ये तिलक के बहिष्कार के विचार का ही सक्रिय राजनीतिक रूपांतरण था। तिलक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, पंचायती अदालत, नॉन वायलेंट एंड वॉलंटियर पिकेटिंग at shops of liquor and foreign goods. Passive resistance means stopping cooperation by the public in the operation of the government. In fact, it was an active political transformation of Tilak's ideas of boycott. यूनिट 2 का टॉपिक 4 बाल गंगाधर तिलक का लास्ट क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक नाम किसने दिया? Who gave the name father of Indian unrest to तिलक? वैलेंटाइन शिरोल ने
इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक यानी द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट नाम दिया। ठीक है। अब अगर अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है, तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं अपन यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की कोई 4 रचनाओं के नाम बताओ। नेम एनी 4 वर्क्स ऑफ अरविंदो घोष। द लाइफ डिवाइन, एसेंस ऑन द गीता, सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा। अरविंदो घोष के अनुसार मानववाद क्या है? अरविंदो घोष के अनुसार संपूर्ण मानववाद यानी मानव जाति एक इकाई है, हम सब एक दूसरे के घटक हैं तथा एक आंतरिक और बाह्य आवश्यकता हमें एक दूसरे के प्रति उतना ही आकर्षित करती है कि हम स्वयं को क्रमशः परिवार, कबीले और ग्राम जैसे उत्तरोत्तर समूह में संगठित करने को बाध्य हो जाए। अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष, द एंटायर ह्यूमनिज्म मीन्स द ह्यूमन रेस इज अ यूनिट। We are all part of each other and an inner and outer need draws us to each other so much that we are compelled to organize ourselves into successive groups like family, clan and village respectively. भारतीय चिंतन को अरविंद घोष की एक प्रमुख देन बताइए। मेंशन वन मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंदो घोष टू इंडियन थॉट। आध्यात्मिक राजनीति या राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंदो घोष की भारतीय चिंतन को अनुपम देन है। स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अरविंदो घोष यूनिक कंट्रीब्यूशन टू इंडियन थॉट्स। रोमा रोला ने अरविंद को क्या कहकर पुकारा है? रोमा रोला ने अरविंद को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट यानी एम्परर ऑफ इंडियन फिलोसोफर एवं उत्तर एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन ऑफ जीनियस ऑफ नॉर्थ एशिया एंड यूरोप कहकर पुकारा है। ठीक है। किस घटना के बाद अरविंद घोष सक्रिय रूप से आंदोलन में कूदे? 1905 की बंगाल विभाजन की घटना के बाद। ठीक है। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 905 1905 अरविंदो घोष एक्टिवली जंप्ड इनटू द मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अरविंद किन 2 भारतीय नेताओं के साथ सक्रिय रहे? विथ विच 2 इंडियन लीडर्स वॉज अरविंदो एक्टिव इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो एक थे लाला लाजपत राय एंड दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अरविंद को क्या कहा? वॉट डिड रविंद्रनाथ ठाकुर से टू अरविंदो? रविंद्रनाथ ठाकुर ने अरविंद को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का मसीहा कहा, मसीहा ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अरविंद द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। राजनीतिक दर्शन के रूप में अरविंद ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया है? विच प्रिंसिपल हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय द अरविंदो एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर? तो एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर अरविंदो हैज़ एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन इन हिस्ट्री यानी आध्यात्मिक इतिहास में आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यूनिट नंबर 2 के लास्ट टॉपिक 5th अरविंदो घोष का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनरुत्थान के मूल में अरविंद को किसकी इच्छा दिखाई दी? हुज डिज़ायर डिड अरविंदो सीट एट द रूट ऑफ इंडियन रिवाइवल? अरविंद को भारतीय पुनरुत्थान के मूल में ईश्वर की इच्छा दिखाई थी और उन्होंने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रवाद के मूल में ईश्वर है यानी गॉड। ठीक है। अब यूनिट 3 को शुरू करते हैं अपन। यूनिट 3 टॉपिक नंबर 1 MK गांधी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम लिखिए। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गांधी जी के अनुसार हिजरत को स्पष्ट, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। गांधी जी के अनुसार हिजरत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। एक्सप्लेन हिजरत अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार हिजरत वह प्रक्रिया है जिसमें अन्याय से आत्मसम्मान की रक्षा करने में पूर्णतः असमर्थ होने पर व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है।
According to Gandhiji, hijrat is the process in which a person leaves his place of residence and goes to another place when he is completely unable to protect his self respect from injustice. चोरी चोरा किस लिए प्रसिद्ध है? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने यानी प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के मध्य संघर्ष के हिंसक रूप धारण करने के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी में आग लगाकर सिपाहियों को जिंदा जला देने की घटना हो गई थी। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के बाद अचानक स्थगित कर दिया था। इस कारण चोरी चोरा प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ नहीं है, स्टोरी थी इसलिए हमने पढ़ दी। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ और क्यों प्रारंभ किया? वेयर एंड वाई डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों की रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया। गांधी जी के सत्याग्रह को परिभाषित कीजिए। डिफाइन गांधी जी सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर आग्रह करना, अर्थात सत्य पर डटे रहते हुए असत्य या बुराई का विरोध करना है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज टू इंसिस्ट ऑन द ट्रुथ, दैट इज टू अपोज अनट्रूथ और इविल while sticking to the truth। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा या नई तालीम क्या थी? What was the basic education और नई तालीम as propounded by महात्मा गांधी? गांधी जी ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु एक ऐसी शिक्षा पद्धति को प्रतिपादित किया जो व्यक्ति को स्वावलंबी बना सके, उसे जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करा सके, जो दस्तकारी और मातृभाषा पर आधारित हो। इसे ही गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। गांधी जी propounded such an education system for the all-round development of a person, which can make a person self-reliant, can provide him the means of earning a living, which is based on handicrafts and mother tongue. This is what Gandhiji has given the name of basic education। नेक्स्ट है पूना पैक्ट क्या है? व्हाट इज़ पूना पैक्ट? 1932 में पूना में हुए सम्मेलन में हिंदू नेताओं में पृथक निर्वाचन पद्धति के स्थान पर दलित वर्गों को आरक्षण देने के संबंध में एक समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पूना इन 1932, द अग्रीमेंट रीच्ड among the Hindu leaders in relation to giving reservation to the depressed classes in place of separate election system is called Pune Pact। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? What is non-violence according to गांधी जी? गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस डज नॉट मीन हम्बल सबमिशन टू द टिरेंट, बट इट मीन्स resisting the arbitrary will of the tyrant on the basis of spiritual length नहीं strength। असहयोग आंदोलन क्या है? व्हाट इज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? व्यक्ति द्वारा अनैतिक, असत्य और अहित कर का किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना ही असहयोग है। 1920-21 में गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को अपनाया। इसमें जनता ने ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग से इनकार कर दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। नॉन कॉरपोरेशन कोऑपरेशन इज नॉन cooperation by the person in any kind of unethical, untrue and harmful। In 1920-21, Gandhi ji adopted the non-cooperation movement against the British। In this, the public refused to cooperate with the British rule। Last question, हिंद स्वराज को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हिंद स्वराज। In 1909, Gandhi ji went to London
with a delegation to protect the right of the Indian people in South Africa. And on the basis of talks with many revolutionary freedom loving youths he met there. While returning in the form of an imaginary dialogue in the ship, he wrote a book named Swaraj. In this, Gandhiji has expressed his views regarding civilization, culture, mechanization, and ideal social and political system. सन 1909 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए गांधी जी एक शिष्टमंडल सहित लंदन गए और वहां मिले अनेक क्रांतिकारी, स्वराज्य प्रेमी नवयुवकों से हुई बातचीत के आधार पर वापस लौटते समय एक काल्पनिक संवाद के रूप में जहाज में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। इसमें सभ्यता, संस्कृति, मशीनीकरण तथा आदर्श सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के टॉपिक नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन नेहरूज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेहरू जी के अनुसार समाजवादी समाज में उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार का होना अनुचित है। लोकतांत्रिक समाजवाद द्वारा विभिन्न समस्याओं का हल हो सकता है। According to Nehru, it is inappropriate to have individual rights on the means of production and distribution in a socialist society. Various problems can be solved by democratic socialism. सेकेंड है, नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। Mention any 4 features of democratic socialism according to Nehru. फर्स्ट, संवैधानिक साधनों में विश्वास, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, समतावादी समाज की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इगलिटेरियन सोसाइटी, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास, बिलीफ इन डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर वैल्यूज, तथा चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। नेहरू के राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? व्हाट इज नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म? नेहरू ने एक राष्ट्रवाद के सीमित, उदार तथा संतुलित स्वरूप का समर्थन किया है, जिसने उपनिवेशी समाजों में जन समूह को एकता के सूत्रों में बांधा है। उन्होंने जातीय अहंकार तथा साम्राज्यवादी भावनाओं से उग्र संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध किया है। नेहरू हैज सपोर्टेड अ लिमिटेड, लिबरल एंड बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म which tied the masses in the form of unity in the colonial societies. They have opposed narrow nationalism fueled by ethnic arrogance and imperialist sentiments. आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी का महात्मा गांधी से संपर्क कब व कहाँ हुआ? When and where did नेहरू जी come in contact with महात्मा गांधी? नेहरू जी का सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय महात्मा गांधी से संपर्क हुआ। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब व किसके द्वारा हुई? व्हेन एंड बाय whom was इंडिपेंडेंस लीग established? तो इंडिपेंडेंस लीग was established in 1928 AD बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की 4 प्रमुख रचनाओं के नाम यानी राइट द नेम्स 4 मेजर वर्क्स ऑफ या बुक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। भारत की एकता, यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इंडिया डिस्कवरी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडिया इज द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास पर नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति किस प्रकार की है? व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज अ डायनामिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन नेहरूज व्यूज ऑन सेकुलरिज्म।
नेहरू जी की दृष्टि में सभी धर्म समान थे। उनका मत था कि भारत में मौजूद अनेकानेक धर्मों एवं विश्वासों के बीच राष्ट्रीय एकता को केवल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की धारणा द्वारा ही स्थायी रूप से मजबूत बनाया जा सकता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी वर्गों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑल रिलीजन्स वर इक्वल इन द आईज ऑफ Nehruji. He was of the opinion that national unity among the many religions and beliefs present in India can be strengthened permanently only by the concept of secular nationalism and active cooperation of all classes can be achieved in achieving the goal of national independence. लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, टॉपिक नंबर 2 का। लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए नेहरू ने क्या सुझाव दिए? What suggestions have been given by Nehru to remove the shortcoming of the democratic system? पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिजिटलाइजेशन ऑफ पावर, एंड सेकंड, शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एजुकेशन। अब यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 3, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? व्हेन डिड डॉक्टर अम्बेडकर एम्ब्रेस बुद्धिज्म? डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, बाकी इसके आगे जो लिखा हुआ है वो है प्रश्न नंबर, गलत लिख रखा है यहाँ पर, यह वाला आप काट सकते हैं पूरा। इसके बाद यहाँ देखिए, अम्बेडकर द्वारा रचित किन्हीं 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 बुक्स रिटन बाय अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन टू इंडिया, एनहेलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, दलितों के उत्थान हेतु अम्बेडकर द्वारा दिए गए किन्हीं 3 सुझावों को लिखिए। तो पहला, दलित वर्गों को जागरूक, शिक्षित व संगठित किया जाए। दूसरा, जाति प्रथा के मूल स्वरूप को परिवर्तन करने के लिए अंतर जातीय विवाह को अपनाया जाए। जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विचार पर कठोर प्रहार। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है द डिप्रेस्ड क्लासेस शुड बी मेड अवेयर, एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू चेंज द बेसिक फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम। इंटरकास्ट मैरिज शुड बी अडॉप्टेड। हर्ष अटैक, हर्ष यानी होता है कठोर, अटैक ऑन कास्ट सिस्टम एंड ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर के 2 मुख्य विचार लिखिए। Right, 2 main ideas of Ambedkar. First, Ambedkar made appropriate and necessary and powerful attack on the caste system and caste system. ठीक है, second, Ambedkar did remarkable work in the direction of women's upliftment by the bitterly criticizing Smritis and other scriptures. अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर उचित एवं आवश्यक तथा शक्तिशाली प्रहार किए। अम्बेडकर ने स्मृतियों और अन्य शास्त्रों की कटु आलोचना करते हुए नारी उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। पांचवा, अम्बेडकर के विचारों पर किन तत्वों का प्रभाव पड़ा? व्हाट वर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अम्बेडकर्स थॉट? अम्बेडकर के विचारों पर पिता की धार्मिक रुचि, अस्पृश्यता जैसी अमानवीय और अन्यायपूर्ण प्रथा के अनुभव, ब्रिटेन और अमेरिका में प्रचलित लोकतांत्रिक परंपराओं तथा संविधानवाद, बौद्ध धर्म का विवेकवाद तथा समतावाद, मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा और संघर्ष की गांधीवादी पद्धति आदि तत्वों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको इंग्लिश में। फादर्स रिलीजियस इंटरेस्ट ऑन अम्बेडकर्स आइडियाज, एक्सपीरियंस ऑफ इनह्यूमन एंड अनजस्ट प्रैक्टिस लाइक अनटचेबिलिटी, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन एंड अमेरिका, rationalism and egalitarianism of Buddhism, Marx's concepts of class struggle, Gandhian method of struggle, etc. had an impact. डॉक्टर अम्बेडकर के 4 सामाजिक विचारों का उल्लेख कीजिए। वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार, जाति व्यवस्था संबंधी विचार, अस्पृश्यता का विरोध तथा दलितों उद्धार संबंधी विचार। हर्ष अटैक ऑन वर्ण सिस्टम, आइडियाज रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम, opposition of untouchability and ideas related to दलित इमानिसिपेशन। नेक्स्ट है, अम्बेडकर का सामाजिक या प्रजातंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र क्या है? तो व्हाट इज द अम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी? अम्बेडकर का सामाजिक लोकतंत्र उनकी आदर्श एवं न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा है जिसकी रचना स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों पर की गई है, जो दलितों का उद्धार करते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। अम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी
is his concept of an ideal and just society which has been created on the ideas of freedom, equality, and fraternity, which wants to establish social justice while liberating the downtrodden. बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर के दृष्टिकोण को इंगित कीजिए. पॉइंट आउट अंबेडकर एटीट्यूड टुवर्ड्स बुद्धिज्म. अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानव मानव की समानता पर आधारित है. इसमें मानव के दुखों को दूर करने की व्याकुलता है. इसमें ईश्वर, आत्मा और वर्ण व्यवस्था का पाखंड नहीं है. इसमें पुरोहितों, पादरियों और मुल्लाओं द्वारा धर्म के अनुयायियों का शोषण नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ से इसको इंग्लिश में देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड मैन. इन दिस देयर इज द preoccupation to remove the sorrows of human being. There is no hypocrisy of God, soul and caste system in it. There is no exploitations of the followers of religion by priests, pastors and mullahs. हिंदू धर्म पर अंबेडकर की दो आपत्तियां बताइए. मेंशन टू ऑब्जेक्शन ऑफ अंबेडकर ऑन हिंदुइज्म. हिंदू धर्म पर अंबेडकर की दो आपत्तियां बताइए. तो पहली, जाति व्यवस्था के कारण संपूर्ण हिंदू समाज में संगठनात्मक एकता कमजोर हो गई है. दूसरा, अस्पृश्यता की प्रथा ने न केवल अस्पृश्य जातियों को अति निर्बल बनाया है बल्कि इसने संपूर्ण हिंदू समाज की एकता एवं शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है. आगे बढ़ सकते हैं अपन. यहाँ पर आप इंग्लिश में देख लीजिए. आंसर मैनी टू. तो यहाँ पर पहला, ड्यू टू द कास्ट सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी इन द एंटायर हिंदू सोसाइटी हैज़ बिकम अ वीक. सेकेंड, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट ओनली मेड द अनटचेबल कास्ट very weak, but it has also adversely affected the unity and strength of the entire Hindu society. थर्ड है, अंबेडकर ने प्रजातंत्र की क्या परिभाषा दी है. What is the definition of democracy given by अंबेडकर. प्रजातंत्र पर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए. तो अंबेडकर के अनुसार प्रजातंत्र शासन की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं. डेमोक्रेसी इज सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय विच रेवोल्यूशनरी चेंजेस कैन बी brought about in the social and economic life of the people without bloodshed. यूनिट 3, एम एन रॉय. मानवेंद्र नाथ रॉय. एम एन रॉय की फुल फॉर्म क्या होती है? मानवेंद्र नाथ रॉय. नव मानवतावाद के जनक कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे. एम एन रॉय द्वारा लोकतंत्र के सुधार हेतु दिए गए कोई दो सुझाव. तो विकेंद्रीय सत्ता पर बल और जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन. एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स थ्रू द पीपल्स कमिटीज. एंड सेकेंड, एम्फोसाइज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन पावर. राय के संगठित लोकतंत्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर विचार कीजिए. तो मेंशन है टू फीचर्स आइडियाज ऑफ रॉयस ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी. तो फर्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए यानी डिजिटलाइजेशन ऑफ पावर शुड बी डन. एंड दूसरा, दलीय प्रणाली का अंत किया जाए. द पार्टी सिस्टम शुड बी एबोलिश्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एम एन रॉय द्वारा लिखित किन्हीं चार पुस्तकों के नाम लिखिए. इंडिया इन ट्रांजिशन, रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवोल्यूशन, न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू ओरिएंटेशन. ये प्राचीन भारत के किन स्रोतों से एम एन रॉय की विचारधारा प्रभावित थी? तो वही कपिल एंड कानडा ऑफ एशियन इंडिया, कन्नड़. ठीक है, प्राचीन भारत के ऋषि कपिल तथा कणाद के विचारों से एम एन रॉय की विचारधारा प्रभावित थी. कणाद. ठीक है, यहाँ हिंदी में इंग्लिश में गलत लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा. एम एन रॉय की दो मुख्य अवधारणाएं कौन सी थी? नवमानववाद और दलविहीन लोकतंत्र यानी न्यू ह्यूमनिज्म एंड पार्टीलेस डेमोक्रेसी. नवमानववाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए. व्हाट इज ये डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म. जो मानववाद आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त ज्ञान से सूचित है वह नवमानववाद है. रॉय का नव मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है. मानवीय विवेक में आराम, मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास और मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व नव मानववाद की प्रमुख विशेषताएं हैं.
The humanism which is informed by the knowledge provided by modern science is new humanism. Roy's new humanism believes in the freedom and autonomy of the individual and wants to make him the focal point of the system. The belief in the moral personality of man and the central importance of human being are the main feature of new ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है एम एन रॉय के मौलिक प्रजातंत्र का क्या आधार है। एम एन व्हाट इज द बेसिस ऑफ रॉयस फंडामेंटल डेमोक्रेसी। तो दलवीन तथा जन समितियों के रूप में संगठित विकेंद्रित लोकतंत्र जिसकी संरचना पिरामिडीय हो। ठीक है। एम एन द बेसिस ऑफ रॉयस फंडामेंटल डेमोक्रेसी इज पार्टीलेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पीपल्स कमिटीज हुज स्ट्रक्चर विल बी पिरामिडियल। ठीक है। दिसंबर 1940 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ ने किस पार्टी का गठन किया। तो भाई किया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। ठीक है। राष्ट्रवाद पर एम एन रॉय के विचार लिखिए। तो ऑन नेशनलिज्म एम एन राइट रॉयस व्यूज। तो एम एन रॉय ने राष्ट्रवाद को एक पुराना और सड़ा गला आदर्श बताया और अपनी सनक में यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रवाद की पराजय भारतीय स्वतंत्रता की शर्त है। राष्ट्रवाद एक संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी विचारधारा है जो मानव मात्र के सार्वभौम आदर्श की पूर्ति में है। तो एम एन रॉय डिस्क्राइब नेशनलिज्म एज एन आउटडेटेड एंड रोटेन आइडियल एंड वेंट सो फार एज टू से इन हिज cynicism that the defeat of nationalism in the condition of Indian independence. Nationalism is a narrow and reactionary ideology which hinders the fulfillment of the universal ideal of mankind. अब यूनिट 3 टॉपिक 5 जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने दिया। तो वही जयप्रकाश नारायण ने दिया था। पार्टीलेस डेमोक्रेसी है ना। जयप्रकाश नारायण के दल विहीन प्रजातंत्र की व्याख्या कीजिए। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी क्या है वो बताना है कि जेपी नारायण का दलविहीन प्रजातंत्र पाश्चात्य प्रजातंत्र की दलीय व्यवस्था के स्थान पर सामुदायिक समाज और विकेंद्रीकरण के आधार पर आधारित है। जेपी नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सोसाइटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन प्लेस ऑफ द पार्टी सिस्टम ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय क्या है। व्हाट इज सर्वोदय अकॉर्डिंग टू द जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण या सर्वोदय समाज के किसी वर्ग विशेष कल्याण ना होकर सबका कल्याण है। यह मौलिक अहिंसक नैतिक तथा विकेंद्रीकरण का जनशक्ति का दर्शन है जो स्वावलंबन के सहारे समाज को सही दिशा में विकास की ओर अग्रसर करता है। सर्वोदय इज नॉट द वेलफेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट it is the welfare of all. It is the philosophy of fundamental non-violent ethical and decentralization of people's power which leads the society towards development in the right direction with the help of self-realization. उन दो साम्यवादी विचारकों के नाम लिखे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को प्रभावित किया। नेम टू कम्युनिस्ट थिंकर्स हु इन्फ्लुएंस जयप्रकाश नारायण। मार्क्स, लेनिन, एम एन रॉय तथा गोखले। मार्क्स, लेनिन, एम एन रॉय एंड गोखले। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने किसके सहयोग से समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। विद हुज हेल्प द जयप्रकाश नारायण शब्द समाजवादी कांग्रेस पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के सहयोग से 1934 ईस्वी में समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी। ठीक है। जयप्रकाश के अनुसार समाजवाद क्या है। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश व्हाट इज सोशलिज्म। जयप्रकाश के अनुसार समाजवाद एक ऐसा जीवन दर्शन है जो न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर है। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश सोशलिज्म इज सच अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ विच इज इन फेवर ऑफ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट है जब जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के समाजवाद के पक्षधर थे। विच टाइप ऑफ सोशलिज्म वॉज जयप्रकाश नारायण इन फेवर ऑफ। तो ये थे भाई जयप्रकाश नारायण क्रांतिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। किस पर। सोशलिज्म, रिवोल्यूशनरी। जयप्रकाश नारायण वॉज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंस्टेड ऑफ रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म।
सर्वोदय दर्शन के कोई दो आधार लिखिए। जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ और कुशल प्रशासन, क्लीन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द पब्लिक सेक्टर। जननायक के रूप में किसे ख्याति प्राप्त हुई? तो जयप्रकाश नारायण जी को मिली थी। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? ये भी जयप्रकाश नारायण ही थे। अब लास्ट टॉपिक अपना यूनिट 3 का दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 25 सितंबर 1916 के उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में हुआ। दीनदयाल उपाध्याय की कुछ 4 पुस्तकों के नाम: सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दशा। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद को परिभाषित कीजिए। एकात्म यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को बताना है अपन को। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मीन्स द पर्सन इज एसेंशियली कनेक्टेड टू द लार्जर यूनिट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। Thus, individual, family, society, nation and the world are essentially linked links of the same chain. एकात्म मानव का अर्थ व्यक्ति एक तार्किक क्रम में बृहत्तर इकाइयों से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व परस्पर अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। दीनदयाल उपाध्याय के मत में राष्ट्र क्या है? व्हाट इज द नेशन अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय के मत में जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक वृत्त, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। इन द ओपिनियन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, व्हेन अ ह्यूमन कम्युनिटी हैज़ अ आइडिया और ideal and that community looks at a particular land with motherly feeling, then it is called a nation. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र की आत्मा किसे माना है? दीनदयाल उपाध्याय इज कंसिडर whom as soul of nation. तो उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र का निर्माण कुछ शाश्वत मूल्यों और आदर्शों की आधारशिला पर होता है जिन्हें उस राष्ट्र की आत्मा माना जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्था का नाम लिखिए। तो वो है भैया आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ नामक राजनीतिक जनसंघ है ना, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कैसे विचारक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये एक सोशलिस्ट थिंकर के नाम से जाने जाते हैं भाई, यानी समाजवादी विचारक के रूप। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई कौन है भाई? राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किस विषय पर अपना शोध किया? तो सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह पर अपना शोध किया है। ठीक है, तो यहाँ पर धन्यवाद एंड थैंक यू। आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो पास हो सकते हैं आप, अगर आप पूरा आपने अभी तक वीडियो देखा है तो। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं जो हमारे को प्रोत्साहित करेगा इस प्रकार की नई वीडियो डालने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।